Good evening. You are welcome to the YouTube channel of Haswaini Classes Pallu. Let us start our English class. प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी अनिवार्य की ये क्लास है और इसमें हम आपकी जो सेकंड बुक है पेनोरमा, उस पेनोरमा का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट लेसन की मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूं। लेसन का नाम है द टाइगर किंग। आपकी इस बुक से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा है जो 125 शब्दों में होता है, वो 7 नंबर का। बाकी 4 क्वेश्चन है वो छोटे होते हैं, 40 शब्दों के अंदर पूछे जाते हैं, वो 2-2 नंबर के होते हैं। तो 15 नंबरों की आपकी बुक है जिसका नाम है पेनोरमा। और वैसे तो आपको पता है, और ये आपकी बुक है पेनोरमा बुक। तो हम पढ़ने वाले हैं पहला लेसन टाइगर किंग, और ये टाइगर किंग जो कल्कि के द्वारा लिखा गया। और कल्कि कौन है? यानी रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनका पेन नेम यानी उपनाम जिसे अपने कह सकते हैं वो कल्कि है। ये एक तमिल लेखक है, पत्रकार है, कवि भी थे, आलोचक भी थे, और यूं कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इनका जो नाम है, इनका नाम 2 शब्दों से मिला हुआ है। एक तो इनकी पत्नी है कल्याणी और इनका खुद का नाम कृष्णमूर्ति, जिन दोनों से मिलाकर कल्कि नाम दिया गया है। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी है, 5 इन्होंने उपन्यास लिखे थे, हाँ, और इसके अलावा भी इन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी थी और लेखन, फिल्म वगैरह, या यूं कहेंगे म्यूजिक के बारे में, ये बहुत सारी चीजें आपके इन राइटर कल्कि ने, या यूं कहें रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति ने लिखी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टाइगर किंग का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी आपकी स्टोरी है और आपको अच्छे से समझ में आ गई। परंतु मैं यहाँ आपको केवल पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरा उद्देश्य आपके प्रश्न हल करना भी है। आज हम केवल हिंदी पढ़ेंगे और इस हिंदी से ही आपके हिंदी के उत्तर, यानी यूं कहें हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है और हमें हिंदी में बेहतर समझ में आता है, इसलिए हम हिंदी यहाँ जरूर पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी पढ़ेंगे तो हमारे बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस वगैरह करने हैं या फिर हमें कोई और, जैसे मान लो ट्रांसलेशन वगैरह, अगली क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बाघ राजा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें क्या कहा गया है बाघ राजा के बारे में? इसमें यह कहा गया है कि बाघ राजा एक बहादुर किंतु जिद्दी व्यक्ति था, जिद करने वाला था। उसके जन्म के समय भविष्यवाणी की गई कि कोई बाघ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूं और कहीं से नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी बुक से पढ़ा रहा हूं। पहले आप मेरी बात को समझ ले, यानी मैं समझा रहा हूं वो समझ ले, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो क्या कह रहा हूं कि बाघ राजा एक बहादुर व्यक्ति था, जिद्दी व्यक्ति भी था। उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई कि बाघ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निश्चय किया। जब वो बाघ मार रहा था, इसलिए बाघ राजा के नाम से जाना जाता था। वो निर्दयी हो गया, उसने बहुत सारे बाघ मारे, यानी निर्दोष जानवरों की वो हत्या करने लग गया, केवल ज्योतिषी के कहने की वजह से। यानी ज्योतिष ने कहा कि बाघ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आखिरकार एक छोटे से लकड़ी के बाघ के द्वारा इसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल्कि के द्वारा लिखी गई कहानी है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपके तो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको आंसर उसके देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं साथ में आपको हिंदी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूं। देखिए क्या कहा गया है कि प्रतिबंधपुरम के राजा, अब ये जो शहर है या नगर है, यूं कहे राज्य है, वो प्रतिबंधपुरम है। प्रतिबंधपुरम के राजा इस कहानी के नायक है। हमारी कहानी क्या नाम है? द टाइगर किंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और टाइटल भी आपने देखा होगा, यानी शीर्षक क्या आपका? द टाइगर किंग आपका शीर्षक है। तो प्रतिबंधपुरम के राजा इस कहानी के नायक हैं। अब इस नायक के बहुत सारे नाम हैं। क्या नाम है? देखो, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SC, या CRC के नाम से जाना जा सकता है। अब ये सारे के सारे उस व्यक्ति के नाम है जो किसके? जो प्रतिबंधपुरम, यानी हमारा जो राज्य है वो प्रतिबंधपुरम है, और प्रतिबंधपुरम का जो राजा है उसके बहुत सारे ये नाम है। अब ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि प्रतिबंधपुरम के राजा के क्या क्या नाम थे, या बाघ राजा के क्या क्या नाम थे, तो आपको ये सारे नाम निकले। कौन कौन से? जमींदार जनरल, किलेदार मेजर,
बाघ संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभून सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, एमडी, एसटीसी या सीआरसी आदि है। आप भी बुक साथ में ले लो ताकि पढ़ने में बेहतर रहेगा, आपके साथ साथ चीजें समझ में आती रहेगी। यह प्रश्न हो गया। परंतु इस नाम को अक्सर बाघ राजा के रूप में छोटा कर दिया जाता है। मैं आपको यह कहानी बताता हूं। कौन कह रहा है? कल्कि कह रहा है। मैं आपको यह कहानी बताता हूं कि बाघ राजा के नाम से वह व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध हुआ। मेरा एक सुनियोजित वापसी के साथ केवल अंत की ओर बढ़ने का झूठा दिखावा करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अब ये लेखक कह रहा है कि मेरा कोई झूठा, राइटर कह रहा है कि मेरा झूठा कोई इरादा नहीं है कहानी का शो करने का, दिखावा करने का। यहां तक किसी स्तुक नामक बम वर्षक विमान की धमकी भी मुझे मेरे मार्ग से भटका नहीं पाएगी। देखो क्या कहा गया, स्तुक नामक, ये पाठ के आरंभ में, कि स्तुक नामक जो बम वर्षक विमान है उसकी जो धमकी है वो भी मुझे इस कहानी को बताने में मुझे पीछे नहीं हटा सकती। वह स्तुक यदि चाहे तो शीघ्र से शीघ्र मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। स्तुक का मतलब ये विमान है। स्तुक क्या क्या मतलब है? यहाँ पर विमान है, बोमर, यानी जो बम को डालने वाला विमान है, बम वर्षक विमान कह सकते हैं। ये मेरी कहानी को बदल नहीं सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपनी इस कहानी को शुरू तो कर दी है, लेकिन आरंभिक पंक्तियों में ये कहानी नहीं थी। तो क्या कहा गया है? बाघ राजा के बारे में एक अति महत्वपूर्ण बात को मैं शुरुआत में ही उद्घाटित करना आवश्यक समझता हूं। क्या है? कि उनके बारे में पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इतने अदम्य साहस वाले व्यक्ति से स्वाभाविक रूप से आमने सामने मिलने की इच्छा होगी। यानी उनकी कहानी को कोई पढ़ेगा तो ये सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति से खुद मिलूं। मान लो मैं पढ़ रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति की कोई संभावना नहीं है। यानी ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली है हमारी। बाघ राजा की कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। जैसा कि भरत ने, ये सब बातें आपकी किताब में लिखी, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, उसी प्रकार व्याघ्र राजा सभी जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरे शब्दों में बाघ राजा की मौत हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा गया है, समझिए इस बात को। अब चल रहा है कलयुग। ये उससे पहले द्वापर युग था और उससे पहले त्रेता युग था। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आपने रामायण देखी होगी, और पिछले दिनों में लॉकडाउन में रामायण अच्छी तरीके से चल रही थी और आज भी चल रही है रामायण। तो रामायण के अंदर पात्र है हमारे, और वो भी कहेंगे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो यानी भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा। ये कब की बात है? जब मान लो भगवान राम को वनवास हो जाता है और भरत ननिहाल से आता है और दशरथ की मृत्यु हो जाती है। अब भरत वापिस भगवान श्री राम को वनवास से लेने के लिए आता है। तब वहां पर दशरथ के बारे में वो कहता है। तो दशरथ के बारे में क्या कहेगा? क्योंकि दशरथ तो परलोक सिधार गया है। तो ऐसी बातें यहां है कि जिस प्रकार से भरत ने भगवान श्री राम को कहा कि हमारे पिताजी यानी महाराज दशरथ परलोक सिधार गए हैं, तो उसी प्रकार ये जो बाघ राजा है हमारी इस कहानी का, वो भी परलोक सिधार गया है। तो अब हम उससे मिल नहीं सकते। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। उनकी मृत्यु का तरीका असाधारण रुचि का विषय है। अब बात उनकी मृत्यु की है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उसे केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। उनकी मृत्यु का सबसे विलक्षण पक्ष यही है कि जन्म लेते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। जब उनका जन्म हुआ तब उस व्यक्ति के बारे में, उस बच्चे के बारे में ज्योतिषी, जिसे अपने यहाँ के लेवल में जिसे ज्योतिकी वगैरह कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं, जो नाम निकालते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस बच्चे की मौत होगी। भाई, मौत तो सभी की होगी। ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन ये कहकर वो ज्योतिषी बीच में रुक गया, होठों को दबाने लग गया, थूक गटकने लग गया, अपनी बात जारी करने में वो असक्षम सा लगा। और उसे तभी आश्चर्य हुआ, यानी उसे आश्चर्य था कि ये एक रहस्य है जिसे जरा भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। हम इसे बताने के लिए बाध्य हैं। इस नक्षत्र में जन्मा बालक एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यानी हम ये सारी बातें आपको नहीं बता सकते। वो कौन कह रहा है? ज्योतिष, जो उस बच्चे का नाम निकाल रहा है। एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसका नामकरण संस्कार है, उस वक्त क्या कहा जा रहा है? इस बच्चे की मौत जरूर होगी। तो भाई मौत कैसे होगी? इस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो इसकी मौत होगी, लेकिन कैसे होगी ये नहीं बताने वाले हैं। देखो, उसी क्षण एक चमत्कार होता है। उसी क्षण, यानी जब वो ज्योतिषी ये बात चमत्कार होता है कि 10 दिन की आयु के जिलानी जंग बहादुर के होठों से ये आश्चर्यजनक शब्द निकले। यानी जो बच्चा 10 दिनों का है, भाई बच्चा तो 6-7 महीनों का होता है, उससे भी ढंग से बोलना नहीं आता, 12
महीनों का हो जाता है, 2 वर्ष का जाके बच्चा ढंग से बोलने लगता है। 2 वर्ष का यानी कुछ शब्द बोलने लग जाता है। यूं तो नहीं कह सकते ढंग से तो वो 4-5 साल का बोलने लगता है। तो क्या है, उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। 10 दिन की आयु के जिलानी जंग बहादुर के होठों से ये आश्चर्यजनक शब्द निकले, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। हर कोई सम्मोहन से सभी आश्चर्यचकित हो गए। यानी वो 10 दिनों का बच्चा बोला, जिलानी जंग बहादुर, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। उन्होंने आंखें फाड़कर इधर उधर देखा, एक दूसरे को देखा। दोबारा आवाज आई, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं था जो बोला। इस बार संदेह का कोई आधार नहीं था। मात्र 10 दिन पहले जन्मे शिशु ने इतने स्पष्ट रूप से ये शब्द कहे थे। प्रधान ज्योतिषी ने, जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपना चश्मा उतारा और उस बालक की तरफ एकटक देखने लगा। पैदा हुए सभी व्यक्तियों को एक दिन मरना ही है, ये जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। वो छोटा सा 10 दिन का बच्चा उस ज्योतिषी से क्या कह रहा है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो मरने वाला है, निश्चित मरने, इसके लिए हमें आपके भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम हमें उस मृत्यु का तरीका बता सको तो समझदारी होगी। यानी 10 दिन का बच्चा, केवल 10 दिन का बच्चा जिसका नाम निकाला जा रहा है, वो कह रहा है कि तू एक बच्चा है और वो मरेगा, ये भविष्यवाणी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बताओ तो ये बताओ, ये मरेगा कैसे, इसका तरीका बताइए। उस शाही शिशु ने अपनी छोटी सी तीखी आवाज में ये शब्द कहे। जो ज्योतिषी था, ज्योतिषी मतलब ज्योतिकी, या यूं कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, जो ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी अंगुली अपने नाक पर रख ली। मुश्किल से 10 दिन का एक बालक बोलता है, इतना ही नहीं, वह तो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रश्न भी पूछ रहा है। अविश्वसनीय बात हो गई है ये तो वास्तविकता के बजाय युद्ध के कार्यालय से जारी किए गए समाचारों जैसा हो गया है। यानी ये तो युद्ध के समय समाचार जैसा है। प्रधान ज्योतिषी ने अपनी अंगुली अपने नाक से हटाई और अपनी नजरें उस छोटे से राजकुमार के ऊपर गड़ा दी। तो अब उस ज्योतिषी ने क्या व्याख्या की है कि राजकुमार, वो छोटा सा बच्चा राजकुमार है, राजा के घर पैदा हुआ है, कि राजकुमार वृषभ लगन में जन्मा है। वृषभ क्या होता है, बेल यानी सांड, कि राजकुमार का जन्म है वो वृषभ लगन में हुआ है, नक्षत्र में हुआ है। सांड और बाघ आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए इस बच्चे की मौत बाघ से होगी, इस बच्चे की मौत बाघ से होगी, इस राजकुमार की मौत बाघ से होगी। आप सोच रहे होंगे कि बाघ शब्द को सुनकर युवराज जंग बहादुर कांपने लगा। बिल्कुल नहीं डरा, वो छोटा सा 10 दिनों का बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। परंतु बिल्कुल क्या होता है, देखिए, जैसे युवराज ने शब्द को सुना तो वह गुर्राट के साथ बोला, यानी उसके होठों से डर उत्पन्न करने वाले शब्द निकले, सावधान बाघ, यानी बाघ सावधान रहे। यानी वो 10 दिनों का बच्चा बोल रहा है। ये वर्णन प्रतिबंधपुरों में सब और फैली एक अफवाह मात्र था, परंतु बाद में आने वाली समझ के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये किसी सत्य पर आधारित कहानी थी। देखो, अब जो पीछे चर्चा हो गई, अचानक यानी 10 दिनों का बच्चा बोल रहा है कि भाई हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हे ज्योतिषियों, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है भविष्यवाणी की कि एक बच्चा जन्मा वो मरेगा। ये तो सभी को पता है कि मरेगा, लेकिन आप हमें मरने का तरीका बताइए। जब मरने का तरीका बताया ज्योतिषी ने, तब उस बच्चे ने कहा कि बाघ सावधान। ये 2-3 जो कथन थे, एक 10 दिनों के बच्चे से सुने गए, और ये पूरे प्रतिबंधपुरम जो राज्य था वहां पर यह चर्चा फैल गई थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अफवाह फैल गई थी। अब देखो प्रश्न कैसे आए, प्रश्न आ जाए कि प्रतिबंधपुरम में किस प्रकार की अफवाह फैली। तो किस प्रकार की फैली कि जब ज्योतिषी राजकुमार का नाम निकाल रहा था, तब उसने ऐसा कहा कि इसकी मौत होगी। तो उस बच्चे ने कहा कि मौत के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें बताइए मौत कैसे होगी, मौत कैसे होगी, ये आप कारण बताइए। तब वो बताता कि, ज्योतिषी बताता कि बाघ से उसकी मौत होगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा कहता है बाघ सावधान। यही तो अफवाह थी जो पूरे राज्य के अंदर फैली हुई थी। ठीक है, ये अफवाह पूरे राज्य के अंदर फैली हुई थी। अब देखो, अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। युवराज जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। पहले ही वर्णित घटना को छोड़कर उसके बचपन के दिनों में कोई चमत्कार प्रकट नहीं हुआ। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक ही बार चमत्कार हुआ, जो जब उसका नामकरण संस्कार हो रहा था, उसके अलावा कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह लड़का यानी राजकुमार या युवराज कह सकते हैं, वह अंग्रेजी गाय का दूध पीता था।
अंग्रेजी दाई उसका पालन पोषण करती थी। दाई या दासी वगैरह जो भी दाई माता जिसे अपने कह सकते हैं, जैसे उदय सिंह की दाई माता पन्ना दाई थी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा पन्ना दाई माता थी या पालन पोषण करने वाली, वो एक दूसरी माता होती है। माँ तो जन्म देती है, लेकिन दाई का महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो उसका पालन पोषण करती है। तो यानी अंग्रेजी दाई उसका पालन पोषण करती थी और एक अंग्रेज व्यक्ति उसे पढ़ाता था, यानी उसका अध्यापक भी एक अंग्रेजी था। वह अंग्रेजी फिल्म देखता था, यानी उसके जो तौर तरीके थे वो बिल्कुल अंग्रेजों के टाइप के थे, या यूं कह सकते हैं अन्य भारतीय राज्यों के युवराज इस प्रकार से करते थे। 20 वर्ष की आयु के अंदर ही उसे राज्य के ऊपर अधीन कर दिया गया, यानी यूं कह सकते उसको राजा बना दिया गया। 20 वर्ष का छोटा सा युवराज, 20 वर्ष का ही है, युवराज है, राजकुमार है, और 20 वर्ष की अवस्था में उसे राजा बना दिया। राजा 50, 60 या 40, 50 साल के बाद के होते थे, ठीक है, लेकिन इसे 20 साल की उम्र में राजा बना दिया गया। लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। अब वो बच्चा जो पहले जन्मा, फिर 10 दिन का हुआ और उसने आश्चर्य पैदा कर दिए थे, यानी चमत्कार सा दिखाया, वो बच्चा आज 20। अब देखो एक प्रश्न यहां से भी बनता है, यानी उस राजकुमार का पालन पोषण कैसे हुआ, उस युवराज का पालन पोषण कैसे हुआ, उस बाघ राजा का पालन पोषण कैसे हुआ, जिलानी जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ, युवराज का। ऐसे जो प्रश्न आते हैं आपके, ऐसे जो प्रश्न आते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूं इसमें कि हाउ वाज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, यानी जंग बहादुर जो राजकुमार था उसका पालन पोषण कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, यानी अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी फिल्म देखता था, अंग्रेजी दाई उसका पालन पोषण करती थी, और इसके अलावा अंग्रेजी अध्यापक ही उसको पढ़ाता था, यानी अन्य भारतीय राजकुमार युवराजों की तरह उसका पालन पोषण हो रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे पढ़ते हम। लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। बहुत से लोग इस विषय पर चर्चा करते रहते थे। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। अब वो बात राजा के कानों तक, कौन से राजा, यानी वही बच्चा जिसके बारे में ये कहा गया ना कि इसकी मौत बाघ से होगी, वो 20 साल का युवा बन गया और आज वो प्रतिबंधपुरम का राजा है। उसके कानों तक वो बात पहुंच गई कि उसकी मौत बाघ से होगी। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे और उसमें बहुत सारे बाघ थे। महाराजा वह पुरानी कहावत भी जानते थे कि आप आत्मरक्षा में किसी गाय को भी मार सकते हैं। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, यानी हमारी मौत पर आ जाती है तो हम गाय की हत्या भी कर सकते हैं। ये एक कहावत है, प्राचीन कहावत है, उसके बारे में जान सकते थे। आत्मरक्षा में बाघों को मारने में निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं हो सकती। महाराजा बाघ के शिकार पर निकल पड़े, यानी वो 20 साल का लड़का युवराज, या यूं कहे युवराज नहीं, अब वो महाराजा बन गया, राजा बन गया, और उसकी मौत एक बाघ से होगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्रियों ने कहा था। अब वो उनकी यानी बाघों की शिकार के ऊपर निकल गया। क्यों निकला है वो बाघों की शिकार पर, क्योंकि उसे ये कहा गया, यानी उसने बाघों का शिकार करना क्यों शुरू किया, इस प्रकार का अगर प्रश्न बनता है, क्योंकि उसके जीवन के बारे में, या यूं कहें उसके जीवन के आखिरी पड़ाव, या यूं कहें उसकी मृत्यु के बारे में यही कहा गया है कि उसकी मृत्यु बाघ से होगी। तो इसने सोचा मैं सभी बाघों को मार देता हूं, मैं बाघों को मार दूंगा तो मेरी मौत तो नहीं होगी। अब देखिए, जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तो वह अत्यधिक रोमांचित हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे वह मरा हुआ जानवर दिखाया, यानी पहला बाघ जिन्होंने मारा, मारते दिखाया कि ये देखो मैंने बाघ मार दिया, बाघ ने मुझे नहीं मारा, मैंने बाघ मार दिया। उसने पूछा अब आप क्या कहते हो, राजा ने किसको पूछा, उस ज्योतिषी, अब आप क्या कहते हो। तो ज्योतिषी क्या कहता है, महामहिम ठीक इसी तरह से 99 बाघ मार सकते हैं, यानी आप ठीक इसी तरीके से 99 यानी 99 बाघ मार सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा राजा। यदि 100वां बाघ भी मारा जाए तो क्या, यानी ये क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, यानी आपका जो राजा कह रहा है कि मैंने 100 बाघ मार दिए तो क्या होगा। तब ज्योतिषी क्या कह रहा है कि मैं अपनी सारी ज्योतिष शास्त्र की किताबें फाड़ दूंगा, सभी किताबों को मैं फाड़ दूंगा, यानी मान लो कि मेरे पास जितनी भी ज्योतिष शास्त्र की किताबें हैं मैं उनको फाड़ के फेंक डालूंगा। इसके अलावा क्या कह रहा है ये, उन्हें आग लगा दूंगा, और राजा कह रहा है और क्या कर दोगे तुम, मैं अपनी चोटी कटा लूंगा, यानी चोटी हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छा पर्याय है, या यूं कह सकते हैं हिंदू धर्म की एक संस्कृति है चोटी रखना, कि मैं चोटी कटा लूंगा, मैं अपने बाल काटकर छोटे कर लूंगा, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट यानी बीमा प्रतिनिधि बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने असंगत टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त की, यानी ज्योतिषी गुस्से में हो गया कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा। उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुर में रहने वाले समस्त बाघों के लिए
उत्सव का समय आ गया। यानी एक बाघ तो मारा गया है, उसके बाद की बातें। उत्सव का समय किसके लिए? बाघों के लिए। कैसे आ गया कि प्रतिबंधपुरों में सभी लोगों को मना कर दिया कि कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, केवल बाघ राजा ही बाघ का शिकार करेगा, ये घोषणा कर दी गई। और यदि कोई व्यक्ति बाघ का शिकार करता है तो उसकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जायदाद सारी जब्त कर ली जाएगी और उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। महाराजा ने शपथ ली कि वो 100 बाघों को मारकर ही अन्य किसी विषय पर ध्यान देंगे। अब महाराजा न तो अपनी प्रजा के बारे में सोच रहा है, न किसी और के बारे में, परिवार के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, किसी के बारे में सोच नहीं रहा है। उसने तो एक ही निश्चय कर लिया कि मुझे 100 बाघों को मारना है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। प्रारंभ में राजा अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चयी प्रतीत हुआ, दृढ़ निश्चयी हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार गोली निशाने से चूक जाती थी, बाघ उन पर छलांग लगा लेता, वह नित्य उस जंगली जानवर से लड़ते, परंतु प्रत्येक बार राजा की जीत हो जाती। यानी क्या होता था कि राजा बाघों के शिकार पर निकलता। कई बार क्या होता कि बंदूक जिसे चला रहे हैं बाघ के ऊपर, बंदूक की गोली चूक जाती थी और बाघ अचानक राजा के ऊपर हमला करता था। और जैसे ही राजा के ऊपर हमला करता, राजा उससे लड़ता झगड़ता, आखिरकार राजा बाघ को मार देता और राजा जीत जाता। ऐसी कहानी चलती रही प्यारे विद्यार्थियों। एक बार तो उनके सामने अपना राज सिंहासन छीनने का खतरा भी पैदा हो गया। अब देखो, एक प्रश्न यहां से बनता है, यानी राजा को किस प्रकार के खतरे उठाने पड़े, राजा को बाघों का शिकार करते हुए किस प्रकार के खतरे उठाने पड़े। तो हिंदी में हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकता है ना कि कई बार क्या होता था कि राजा जब बाघों का शिकार करता था तो कई बार गोली निशाना चूक जाती, मिस हो जाती थी। यानी जो बुलेट थी, गन से निकलने वाली बुलेट है, वो मिस हो जाती थी और बाघ छलांग लगाता था राजा के ऊपर छलांग लगाता था और फिर राजा और बाघ आपस में लड़ते थे। यानी राजा भी घायल हो जाता, लेकिन आखिरकार राजा जीत जाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न यहां से बनता है। अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। एक बार तो उनके सामने अपना राज सिंहासन छीनने का खतरा पैदा हो गया। एक उच्च पदाधिकारी क्या कहा गया, एक उच्च पदाधिकारी ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुर आया। यानी एक बड़ा पद अधिकारी कह सकते हैं, ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुर आया। वह बाघों का शिकार करने का बहुत ही शौक रखता था। उसने अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का तो उसे और भी अधिक शौक था। यानी बाघ राजा के जो राज्य के अंदर एक ब्रिटिश अधिकारी आया। अंग्रेजों के, ये जो पाठ है वो अंग्रेजों के समय का है। अब उस राजा के प्रतिबंध में एक अंग्रेज अधिकारी आ गया, क्योंकि हमारा जो भारत है वो अंग्रेजों के अधीन था, उस वक्त की बात है, उस वक्त का ये पाठ है। हो सकता है ये कहानी काल्पनिक हो, लेकिन ये कहानी है और इसमें सारी लगभग कहानियां हैं और हमें पढ़नी जरूरी है। ये एक अपने इंटरेस्ट के लिए कहानी होती है। तो क्या होता है कि एक अंग्रेज आ गया, उसे बाघ मारने का शौक था और मरे हुए बाघ के पास फोटो खिंचवाने का उसे बड़ा शौक था। अब क्या होता है, हमेशा की तरह उसने प्रतिबंध में बाघों का शिकार करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर अटल थे। महाराजा ने तो प्रतिबंध लगा रखा था ना भाई, महाराजा ने इनकी अनुमति नहीं दी। मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूं, आप किसी जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। यानी राजा उसको क्या कहता है, अंग्रेज अधिकारी को, ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कहता है, आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, आप किसी चूहे का शिकार कर सकते हैं, हम किसी मच्छर के शिकार के लिए तैयार हैं, लेकिन व्याघ्र का शिकार ये असंभव है। आप मच्छर का शिकार कर सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी से क्या कहा गया है, आप जंगली सुअर मार सकते हैं, आप चूहा मार सकते हैं, चूहे का शिकार कर सकते हैं, आप मच्छर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे राज्य में बाघों का शिकार नहीं कर सकते। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है बाघ राजा। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा से कहलाया कि दुर्रई, जो ब्रिटिश अधिकारी का पद है, का बाघ को स्वयं मारना आवश्यक नहीं था। वास्तव में महाराजा बाघ को मार सकते हैं, लेकिन जो दुर्रई यानी वो जो अंग्रेज अधिकारी है, वो तो उस मर्द शरीर के पास, यानी बाघ के मर्द शरीर के पास बंदूक हाथ में लेकर खड़े होकर फोटो खिंचवाना ही पसंद करता है। यानी वो बाघ, मरे हुए बाघ के पास है, बंदूक लेकर फोटो खिंचवाना ही उसे पसंद है, वो उसे मारना नहीं चाहता। लेकिन राजा ने इस बात को भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी को अस्वीकार करता है तो भाई समस्या तो है। समस्या ये है कि कहीं राज्य खतरे में न चला जाए, राज्य राजा का खतरे में न चला जाए। तो महाराजा और उसके दीवान ने मामले पर गहन विचार विमर्श किया। फिर परिणाम निकला कि कलकत्ता के प्रसिद्ध ब्रिटिश आभूषण निर्माता कंपनी को तुरंत एक तार भेजा गया। अलग अलग डिजाइन की महंगी हीरे की अंगूठियों के नमूने भेजे, यानी डायमंड की रिंग
अंगूठियों के नमूने हैं वो भेजे गए। लगभग 50 अंगूठियां पहुंची। अब महाराजा ने वे सारी अंगूठियां उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेज दी। यानी जो कलकत्ता का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, सॉरी कलकत्ता का ब्रिटिश ऑफिसर नहीं, कलकत्ता का एक ज्वेलर आभूषण विक्रेता था, उससे सोने, यूं कह सकते सोने या डायमंड की अंगूठियां मंगवाई, या यूं कहे नमूने या सैंपल मंगवाए। अब वो सैंपल मंगाए तो 50 अंगूठियां लेकर वो ज्वेलर कहाँ पहुंचा, या ज्वेलर का आदमी कहाँ पहुंचा, राजा के पास पहुंचा। राजा ने क्या किया, उन अंगूठियों को उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को सौंप दिया, यानी उनको भेज दिया कि उनमें से कोई एक या दो उनको पसंद होगी वो ले लेगी। 50 अंगूठी थी। महाराजा ने वो सारी अंगूठियां उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेज दी। राजा और उसके मंत्री ने आशा की कि वो दुरई सानी का मतलब उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी है, वो एक या दो अंगूठी पसंद करके बाकी वापिस भेज देगी। लेकिन दुरई सानी ने तुरंत जवाब दिया, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या हुआ कि उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने 50 की 50 डायमंड की अंगूठी, सारी की अपने तो आसपास डायमंड की अंगूठी नहीं है ना, फिल्मों में देखी होगी, लेकिन अपने आसपास देखेंगे तो किसी के पहनी हुई नहीं है डायमंड की अंगूठी, है ना। डायमंड की अंगूठी जिसे अपनी भाषा में बिंटी भी कहते हैं ना, डायमंड रिंग, वो नहीं पहनी। लेकिन वह 50 अंगूठियां सारी उसने अपने पास रख ली और राजा को कहा आपने उपहार भेजा, धन्यवाद। अब राजा उससे वापिस तो सारी मांग नहीं सकता। अब आगे देखो, 2 दिन में ब्रिटिश ज्वेलर्स की ओर से 3 लाख रुपए का बिल आ पहुंचा। महाराजा खुश थे क्योंकि 3 लाख रुपए तो खर्च हुए, परंतु उनका राज्य बच गया। यानी 3 लाख रुपए खर्च, यानी उसने 50 अंगूठियों के 3 लाख रुपए बनाए। आज तो एक अंगूठी भी 3 लाख की नहीं आने वाली है, उस वक्त आती थी। वो अंग्रेजों के जमाने की टाइम की बात, पुराने समय की बात है। तो उस वक्त हाँ 50 अंगूठियां 3 लाख की थी। अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। आप मत सोच लेना कि अपने 3 लाख लेकर निकल जाएं और अपने को 50 डायमंड की अंगूठी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखो। महाराजा का राज्य बच गया भाई, क्योंकि अब देखो एक बात यहां समझने वाली है कि राजा का राज्य खतरे में। ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में आ गया है, बड़े वाला प्रश्न 7 नंबर वाला, कि महाराज का राज्य खतरे में कैसे आ गया था और उन्होंने किस प्रकार से बचाया। देखो शायद इस बुक में क्वेश्चन होगा, मैं देख रहा हूं। हाँ देखो, बड़ा क्वेश्चन है आपकी सी में 125वां। हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन ए डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम। यानी ये आपकी इस बुक के अंदर क्वेश्चन है बड़े वाला, कि बाघ राजा का साम्राज्य किस प्रकार से खतरे में आ गया था और उसने अपना बाघ साम्राज्य को किस प्रकार से बचाया। तो किस प्रकार से बचाया और खतरे में कैसे आया। खतरे में ये आया कि अंग्रेज अधिकारी आ गया और वो बाघों की शिकार करना चाहता था, फिर उसे मना कर दिया गया। तो वो बाघों के, मरे हुए बाघ के पास फोटो खिंचवाना चाहता था, फिर भी उसे मना कर दिया गया कि ऐसा भी नहीं है। तो उसे एक बात समझ में आई राजा के कि मैं अंग्रेज अधिकारी को मना तो कर रहा हूं, पर कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा राज्य खतरे में चला जाए। इसलिए उसने उसकी पत्नी को खुश करने के लिए औरत लुगाई, अपरली भाषा में लुगाई जट राजी हो जाए ने बेटा काम चल जाए। यानी अगर पत्नी खुश हो जाएगी, वो अपने पति को अपने कब्जे में ले लेगी। भाई चाहे पत्नी कलेक्टर की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे डॉक्टर की हो, सारे के सारे उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं। कोई भी पुरुष हो, कलेक्टर पूरे राज्य का क्या होता है, पूरे जिले का एक महान होता है, प्रशासक होता है, परंतु जैसे ही अपने घर जाता है ना तो वो पत्नी के आगे सीधा हो जाता है। तो उसी प्रकार से अंग्रेज अधिकारी भी सीधा हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको पत्नी को मिल गई 50 अंगूठियां और उसने कह दिया कि तुझे वहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो वो कहीं और जाके जंगलों में, वो उस प्रतिबंधपुरम के जंगल के अलावा कहीं और जाकर बाघों का शिकार कर सकता है। तो इस प्रकार से वो खतरा टल गया। खतरा आया था सिंहासन खोने का, और टला कैसे, अंगूठियों के भेजने से टल गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, पाठ काफी बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ। महाराजा के बाघों के शिकार बहुत सफल रहे। 10 वर्षों में उन्होंने 70 बाघों का शिकार कर लिया। अब बाघों का शिकार कर रहे हैं, फिर एक अप्रत्याशित बाधा उनके सामने आ गई कि जो प्रतिबंधपुरा का जंगल था वहां पर बाघों की संख्या खत्म हो गई, लुप्त हो गई। अब बाघ ने 70 बाघ मार दिए उन्होंने, बाघ नहीं है। या तो हो सकता है बाघ वहां से पलायन कर गए, या फिर बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया। परिवार नियोजन क्या होता है, यानी अब जैसे अपने कहते हैं परिवार नियोजन, मतलब एक घर में एक व्यक्ति है, वो 2 ही, जनसंख्या नियंत्रण कह सकते हैं। हो सकता है बाघों ने डरते जनसंख्या नियंत्रण कर लिया हो।
तो इस प्रकार की बातें चलने लगी। या फिर हो सकता है बाघ आत्महत्या करने लगे, ये विचार चल रहे कहानी के अनुसार, या फिर बस उस राज्य को छोड़कर भाग गए हैं कि वो तो अंग्रेजों के हाथों में मरना चाहते हैं, बाघ राजा के हाथों में। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया, अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए उन्होंने पूछा, दीवान साहब क्या आपको ये बात ज्ञात नहीं कि मेरी इस बंदूक में अभी भी 30 बाघों को मारा जाना शेष है। दीवान, राजा ने दीवान को, दीवान एक तरीके से मंत्री कह सकते अपने, उसको बुलाया कि अभी भी 30 बाघ शेष है। बंदूक को देखकर कांपता हुआ दीवान बोला, महामहिम मैं तो बाघ नहीं हूं, मेरे को क्यों बंदूक दिखा रहे हो? तो राजा ने कहा, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कह रहा है? तो वो कह रहा, मैं बंदूक भी नहीं हूं महाराजा, तुम न तो बाघ हो न बंदूक हो। दीवान क्या कह रहा है कि मैं बाघ नहीं हूं। अरे तुझे कौन बाघ कह रहा है? तो मैं बंदूक भी नहीं हूं। दीवान क्या कह रहा है, मैं बंदूक भी नहीं हूं। अरे कौन तुम्हें बंदूक कह रहा है? दीवान साहब मैंने तुम्हें ये एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है, मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। दीवान और भी बड़बड़ाने लगा, यानी राजा ने क्या कहा कि मैंने विवाह करने का निश्चय किया है, तो दीवान और बड़बड़ाने लगा, महामहिम मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं, यदि मैं आपसे विवाह करूंगा। वो दीवान कह रहा मेरे पहले से 2 पत्नियां हैं, राजा साहब मैं आपसे विवाह कर जाऊंगा तो मेरे तो 3 पत्नियां हो जाएगी। तो अरे बकवास बंद करो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, मुझे तो बस एक बाघ चाहिए। महाराज कृपया एक बार और सोच लीजिए। अब वो देखो दीवान क्या कह रहा है, वो कह मैं विवाह करना चाहता हूं। कौन कहता है? राजा उस दीवान से कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो वो क्या कहता है, मेरे तो पहले से 2 पत्नियां हैं, दीवान कह रहा है। तो वो कहता है मैं तेरे से नहीं करना चाहता, मुझे बाघ चाहिए। अब देखो, तो वो कह रहा है आप एक बार सोच लीजिए, आपके पूर्वजों ने तलवार से विवाह किया है, आप चाहो तो बंदूक से विवाह कर लो, इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही बहुत है, बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक बात आई है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की है। आपको शायद नहीं पता है, आप किताब से पढ़ लोगे और पासबुक से पढ़ लोगे तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा तलवार से विवाह कैसे होता है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले की बात है जब राजा महाराजा विवाह करने के लिए राजकुमार जाते थे तो पहले घोड़ों पर जाते थे। ये तो है नहीं कि ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, जीप में बैठे, आजकल तो 1 घंटा में 2 घंटा में बहुत लंबा सफर तय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले जैसे एक राज्य, जैसे अपना बीकानेर राज्य पड़ता है, हम आज बीकानेर राज्य के अंदर है, बीकानेर राज्य का राजा है वो जयपुर राजा की राजकुमारी को विवाह करने के लिए जाता, तो बीकानेर से जयपुर घोड़ों पर जाते थे, रथ पर जाते थे, तो बीच में 2, 3, 4 दिन लग जाते थे। बीच में ही अगर कोई युद्ध हो जाता, जैसे मान लो आज कितनी तारीख है, जैसे आज मान लो आपके 26 अगस्त है, मान लो विवाह होना है 30 अगस्त को, आज बारात रवाना हुई है, लेकिन 29 अगस्त को सीकर के पास, बीकानेर से जयपुर जाते हुए सीकर के पास युद्ध हो जाता है और राजा वहां नहीं पहुंच पाता है, वहां युद्ध में व्यस्त हो जाता है। तब क्या होता था कि राजा या राजकुमार की कोई तलवार होती थी, राजा या राजकुमार की कोई तलवार होती थी, वो उस राजकुमारी के वहां पहुंचाई जाती थी और वो राजकुमारी उस तलवार के साथ अपने 7 या 4 फेरे ले लेती थी, यानी फेरे लेकर शादी मान्य हो जाती थी। तो ये दीवान कह रहा है कि आपके पूर्वजों ने तलवार या खांडे के साथ शादी की है, तो आप बंदूक के साथ शादी कर लो, बाघ के साथ आपको शादी नहीं करनी। अरे हमारे राज्य में तो एक बाघ राजा ही पर्याप्त है, बाघ रानी का क्या फायदा है। बड़ी मजाकिया कहानी, अगर आप पढ़ोगे तो वैसे आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। महाराजा ने जोर से ठाका लगाया, मैं किसी बाघ बंदूक से विवाह नहीं करने वाला हूं, मैं मनुष्य जाति की किसी लड़की से विवाह करने वाला हूं और ऐसी लड़की की से विवाह करने वाला हूं जिसके राज्य में बाघों की संख्या अधिक हो, और जब भी मैं वहां जाऊंगा ससुराल में, वहां जाकर बाघ मार लूंगा। मुझे तो लड़की से शादी करनी है, न तो बाघ से करनी है, ना तेरे से करनी है, न बंदूक से करनी है, राजा कह रहा है। लेकिन दीवान थोड़ा कॉमेडिया टाइप कह सकते, कॉमेडी टाइप जो अपने डायलॉग वगैरह मार रहा है या यूं मनोरंजन करवा रहा है। दीवान ने आदेश दिए और ऐसे राज्य की तलाश की गई और उन्हें ऐसा राज्य भी मिल गया जहां पर एक लड़की भी हो, कुंवारी राजकुमारी हो, और उसके साम्राज्य में बाघ भी हो। अब भाई जैसे ही मान लो शादी हो गई राजा की, राजा जब भी अपने ससुराल जाता 2-4 बाघ मार लेता, 1-2 बाघ जैसे मारता। ऐसे करते करते राजा ने 99 बाघ 99 बाघ मार दिए। प्यारे विद्यार्थियों, 99 बाघ राजा के द्वारा मार दिए गए और उन 99 बाघों की जो त्वचा, खाल, चमड़ी है वो राज दरबार में लगा दी गई। जब महाराजा को 100 की संख्या में मेल बिठाने के लिए बस 1 बाघ की आवश्यकता थी तो महाराजा की चिंता वो चरम सीमा पर पहुंच गई और दिन रात
सोवे बाघ के बारे में विचार आते रहे, लेकिन सोवा बाघ नहीं मिल रहा था। और अब राजा के ससुराल में भी बाघों की संख्या खत्म हो गई थी। अब आखिरकार एक बाघ चाहे, लेकिन वो बाघ मिले कहां से? सोवा बाघ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया प्यारे विद्यार्थियों, और राजा निराशा में डूब गया। लेकिन शीघ्र ही उन्हें एक सुखद समाचार मिला कि पास ही के गांव में भेड़ें गायब हो रही है। और भेड़ें जब भी गायब होती है तो या तो उन्हें बाघ मार कर ले जाता है या उन्हें कोई चोर ले जाता है। तो चोर वहां पर एक तो खादर मियाँ साहब और वीरा स्वामी नायकर थे, हो सकता है उनका काम है, अगर उनका काम नहीं तो जरूर वहां पर बाघ है। और वहां जाकर राजा ने डेरा डाल लिया, लेकिन वहां भी बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं आई कि वहां कोई बाघ आ जाए। यानी राजा पास के गांव में चले गए, राजा पास के गांव में चले गए जहां से भेड़ें गायब, यानी रात्रि में भेड़ें गायब होने की सूचना सुनी। राजा ने सोचा भेड़ें गायब हो रही, इसका मतलब बाघ है, और बाघ वहां से वो भेड़ों का शिकार करके वहां से गायब हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजा ने वहां डेरा डाल दिया, यानी वहां उसी गांव में चले गए राजा, और वहां पर इंतजार करने लगे, और उस गांव को कर से मुक्त कर दिया। राजा ने क्या किया? उस गांव को कर मुक्त कर दिया, क्योंकि यहां तो बाघ है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हुआ क्या? बाघ तो आसानी से नहीं मिला, क्योंकि बाघ वहां था ही नहीं। ऐसा लगता है कि बाघ छुप गया होगा। दिन गुजरते गए और राजा क्रोधित होते गए, और उस क्रोध के अंदर राजा ने कई अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया, कईयों ने। अब राजा बहुत गुस्से में थे, उन्होंने दीवान से बुलाया और कहा कि इस जमीन पर दुगुना कर लगा दो, 4 गुना कर लगा दिया। अब वहां की जनता परेशान हो गई। आखिरकार जब वहां की जनता परेशान हो जाती है तो जनता आंदोलन कर देगी, और जो उनका साम्राज्य है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास चला जाएगा या अंग्रेजों के पास चला जाएगा। इस बात का भी डर राजा को और दीवान को लग रहा था। तो इस प्रकार से दीवान को बड़ा डर था। दीवान सोचा कि मेरी भी नौकरी जा सकती है। तो एक दिन क्या करता है, अब देखते हैं दीवान क्या करता है। दीवान वास्तव में कुछ काम करेगा, क्योंकि वहां बाघ नहीं मिला है भाई, बाघ बिल्कुल वहां है ही नहीं, बाघ मिलने वाला कहां से है। दीवान आश्वस्त होकर घर गया, क्योंकि उसे बाघ तो मिलने वाला नहीं था। उसके दिमाग में आया कि उन्होंने पीपुल्स पार्क या जिसे अपने चिड़ियाघर जंतुआले वगैरह है, वहां से वो एक बाघ लेकर आए थे, और वो बाघ उन्होंने घर में छिपा रखा था। बूढ़ा बाघ था, आधी रात का समय था। दीवान की बात करें, दीवान के घर पर बाघ था, राजा के नहीं। दीवान के घर पर एक बाघ था, वो छिपाया हुआ था, उनके घर में रहता था। ठीक है, बूढ़ा बाघ था। तो रात्रि को सोचा, आधी रात का समय था, तो उस दीवान ने और उसकी बूढ़ी पत्नी ने उस बाघ को घसीट कर आगे तक, यानी घर से बाहर लेके आए, और वो कार तक, जो कार है उस तक लेके आए, और उन्होंने कार पर चढ़ा दिया। और अब वो कार चलाकर खुद कौन? दीवान जंगल में चला गया जहां पर राजा था, वहां पर चला गया, और वहां पर उसने कार को छोड़ दिया। अब कार को रुकने के बाद वहां से फाटक वगैरह जो खोल के, खिड़की वगैरह, उसको बाघ को बाहर निकाला कि बाहर निकल, लेकिन बाघ निकल नहीं रहा था, फिर भी मुश्किल से वहां से निकाल दिया। तो वहां बाघ, वो जो बाघ या यूं कहें शेर है, वो एक पुराना थका हुआ शेर जो चिड़ियाघर में था, और वो दीवान के घर था। चिड़ियाघर से कहाँ ले आए? दीवान, यानी कोई पार्क वगैरह से यूं कह सकते हैं, या जो अपने कह सकते हैं अभ्यारण्य से वहां से लाया हुआ था। और वो किसके घर था? दीवान के घर। अब दीवान वहां कार से उस जगह छोड़ के आ गया। कौन सी जगह? जहां पर राजा पहले से बैठा हुआ था अपने तंबू तान कर। अगले दिन वही बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने चला गया, और महाराजा, मानो कि महाराजा को आदेश दे रहा हो कि आप अपना लक्ष्य पूरा कीजिए। महाराजा ने तुरंत बंदूक निकाली और बंदूक से फायर किया, यानी गोली चलाई, और वो बाघ वहीं पर गिर गया। महाराजा उल्लास के साथ बोले कि मैंने 100वां बाघ मार दिया है, यानी वो बाघ जो दीवान लेकर, मैंने 100वां बाघ मार दिया है, मेरी शपथ पूरी हो गई। और उसने जुलूस निकाला। महाराजा शीघ्रता से अपनी कार में बैठकर घर आ गया, या यूं कहें राज दरबार में आ गया, और कहा कि आप इस 100वें बाघ को लेके आना, और पूरे शहर में हम जुलूस निकालेंगे। हम उससे 100वें बाघ का, या शेर का, यूं कह सकते हैं, शेरी मानो बाघ की प्रजाति, बाघ का जुलूस निकालेंगे। महाराजा के जाने के बाद शिकारी उसके पास पहुंचे तो देखा कि बाघ तो जीवित था भाई। जो गोली थी वो बाघ के कान के पास से गुजर गई, यानी बाघ के कान के पास से गुजर गई। बाघ तो बेहोश होकर गिर गया था, और अब होश था, जीवित है। राजा 99 मारे। राजा ने गोली जरूर चलाई थी, लेकिन वो कान के पास से चली गई गोली। जिससे कान के पास से गोली चली गई तो बाघ तो बूढ़ा था, बेहोश होकर गिर गया, लेकिन मरा नहीं, वो तो जीवित है। अब भाई शिकारियों ने सोचा, यदि हम ये बात बता देंगे
कि राजा आप निशाना चूक गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, निशाना साध कर वहीं शिकारियों ने उससे बाघ को मार दिया और जुलूस के साथ, शाही आदेश के साथ वहां पर दरबार में लाया गया। राजा बड़ा खुश था। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से राजा ने 100वें बाघ की हत्या कर दी। हालांकि नहीं की, राजा ने 100वें बाघ की हत्या नहीं की, 100वां बाघ तो शिकारियों ने मारा है। बात समझ रहे हो आप? आगे देखो, कुछ दिन बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन आया, क्योंकि इतने दिन तो महाराजा और कहीं बिजी था। तीसरा जन्मदिन, बच्चा 3 साल का हो गया। उस समय तक महाराजा ने बाघों पर ध्यान दिया था, बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब राजा का ध्यान बच्चे की तरफ गया। बच्चे को जन्मदिन पर कोई उपहार देना चाहते थे, लेकिन वो उनको कौन सा उपहार दें। अब देखो, ऊपर 100वां बाघ किस प्रकार से मारा गया उसकी डिटेल आपको बतानी। 100वां बाघ किस प्रकार से मारा गया, यानी राजा ने दीवान को आदेश दिया कि मुझे बाघ चाहिए, और दीवान ने अपने घर में जो मद्रास पीपुल्स पार्क से लाया हुआ था बाघ था, पब्लिक पार्क जिसे कह सकते हैं, वो वहां पर ले जाके छोड़ा। राजा ने उसे मारा, लेकिन मरा नहीं, वो बच गया। तो 100वां 2018 में 125 नंबरों का प्रश्न यहीं से आया हुआ कि 100वें बाघ की हत्या किस प्रकार से हुई थी। ठीक है, अब देखो, बच्चे के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। तीसरा जन्मदिन था, राजा ने सोचा कोई अच्छा सा उपहार दे। राजा ढूंढ रहा था, लेकिन कोई अच्छा उपहार नहीं मिला। फिर वो एक बढ़ई की दुकान पर, कारपेंटर की दुकान पर गए, जो लकड़ी का एक छोटा सा बाग दिखाई दिया उनको। खिलौनों की दुकान पर गए, लकड़ी का छोटा सा बाग, खिलौना, टॉय कह सकते हैं, वहां पर उनकी नजर पड़ी। अब वो जो खिलौना था वो कोई खास ढंग का नहीं था। उस लकड़ी के बाग की कीमत केवल 100-1.25 आना थी, लेकिन दुकानदार जानता था कि यदि वह महाराजा को इतनी कीमत बताएगा तो महाराजा आपातकाल नियमों के तहत उसे दंडित करेंगे। तो उसने कहा कि हे महामहिम, शिल्पीकारी का एक अत्यधिक दुर्लभ नमूना है, यानी ये खिलौना बड़ा गजब का खिलौना है, 300 रुपये में सौदा तय हुआ है, यानी ये 300 रुपये का खिलौना है, अच्छा खिलौना है। हालांकि 1.25 आना किसे कहते हैं? 4 आना 25 पैसा को कहते हैं प्यारे बच्चों। 1 रुपए में 16 आना होता है, 4 आना 25 पैसा को कहते हैं। लेकिन ये तो खिलौना 1.25 आना का था। लेकिन कहा कि मैं 1.25 आना राजा को कहूंगा, तो राजा कहेगा ये घटिया स्तर के तू खिलौने रखता है तो मुझे दंडित करेंगे। तो उसने कहा ये 300 रुपये का खिलौना है। तो राजा ने क्या कहा कि अच्छा, तो तुम्हारी तरफ से ये युवराज को भेंट है, यानी ये तुम्हारी तरफ से युवराज को गिफ्ट है। अब ये गिफ्ट आया गया, गिफ्ट यानी वो छोटा सा खिलौना जो बाग था लकड़ी का, वो लेकर आ गए। कहाँ लेकर आ गए? राजा अपने युवराज के लिए लेके आ गया। अब राजा और युवराज दोनों उस लकड़ी के बाग से खेल रहे थे, यानी छोटे से खिलौने से खेल रहे थे। किसी अनाड़ी, बढ़ई या खाती के द्वारा वो बनाया गया था। तो उसके जो फांस, यानी जो फांस आप जैसे मतलब हाथों में लग जाते हैं ना, यानी वो जो बांस वाली लकड़ी होती है उसको हम पकड़ते हैं, मान लो उसको हम पकड़ते तो हमारे बांस वगैरह सा लग जाते हैं ना, है ना, तो उसे पांस वगैरह कहते हैं। तो उसके जो पांस वगैरह है वो बाहर निकले हुए थे, यानी कांटे वगैरह से निकले हुए थे। तो सतह खुरदरी थी, जगह लकड़ी की छोटी छोटी पतली फांसें कांटों की तरह खड़ी हुई थी। इनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में घुस गई, एक फांस दाहिने हाथ में घुस गई। उसने अपने बाएं हाथ में उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। राजा ने क्या किया, जैसे ही वो फांस घुसी, यानी जैसे मान लो ये फांस, ये हाथ है, दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में वो लकड़ी घुसी तो राजा ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और युवराज के साथ खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में संक्रमण फैल गया, जिसे अपने कहते हैं ना संक्रमण, है ना, संक्रमण फैल गया कि आगे जैसे हाथ से आगे संक्रमण फैलना शुरू हो गया। 4 दिन में ये जो पांस है वो घाव के रूप में बदल गया और पूरे शरीर में, यानी यहाँ पर पूरे शरीर में नहीं, यूं कहेंगे पूरे हाथ में फैल गया वो संक्रमण। उस लकड़ी का संक्रमण पूरे हाथ में फैल गया था। मद्रास से 3 सर्जन यानी शल्य चिकित्सक बुलाए गए। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि अब राजा का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन थिएटर से बाहर आए, और यानी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की कि ऑपरेशन सफल हुआ, महाराजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 100वें बाघ ने बाघ राजा को अपना अंतिम शिकार बना लिया, या यूं कह सकते हैं 100वें बाघ ने बाघ राजा से अपना अंतिम बदला ले लिया। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आई बात? यानी उस खिलौने की एक पांस, लकड़ी के बाग का एक कांटा, मान लो आप, कांटा हाथ में घुस गया, राजा ने तो निकाल लिया, लेकिन अगले दिन उसका संक्रमण फैलता फैलता पूरे हाथ में फैल गया। तो 3 डॉक्टरों से, मद्रास से 3 डॉक्टर बुलाए गए और उनसे कहा कि आप चेक करें। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया और बाहर निकलते गए ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन तो सक्सेस होता है, चाहे रोगी मरे या जीवित रहे, ऑपरेशन कि हमारा ऑपरेशन सफल हुआ,
राजा मर गया। तो इस प्रकार से 100वें बाघ के द्वारा राजा की मौत हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन इसमें यह कहानी थी किस प्रकार से 100वें बाघ ने महाराजा को अपना शिकार बनाया। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें जैसे बाघ राजा कौन था, उसका नाम कैसे पड़ा, बाघ राजा के शेष अवस्था में क्या चमत्कार हुए थे, वो बोल गया था। राजकुमार का पालन पोषण कैसे हुआ, बाघ राजा ने पहले बाघ के शिकार पर कैसा महसूस किया, प्रतिबंधपुर में बाघ के शिकार पर रोक क्यों लगाई, क्योंकि वो राजा को चाहिए थे। बाघ राजा के बारे में भविष्यवाणी किस प्रकार सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि लास्ट में लकड़ी के बाघ के द्वारा उसकी मौत हो जाती है। बाघ राजा के सिंहासन के खोने का संकट कैसे आया, सिंहासन के खोने का संकट कैसे आया, तो वो बताया ना, ब्रिटिश अधिकारी आया है ना, और उसने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को वो अंगूठियां भेजी। 100वां बाघ कैसे मिला और उसकी हत्या कैसे की गई। 100वां बाघ वो लकड़ी वाला बाघ था, सॉरी लकड़ी वाला नहीं, वो मद्रास पीपुल्स वाला था, राजा के द्वारा नहीं मारा गया। प्रतिबंधपुर में क्या अफवाह फैली थी, तो क्या अफवाह फैली थी, अफवाह वही फैली हुई थी कि बाघ राजा की मृत्यु, इस राजा की मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाघों का शिकार क्यों किया गया, राजा ने बाघों का शिकार क्यों किया गया, वो बचना चाहता था। 100वें बाघ के समय क्या आयोजन किया गया, यानी जुलूस वगैरह शहर में निकाले गए थे। बेटे के जन्म पर क्या उपहार दिया गया था, तो बेटे के जन्म पर उन्होंने उपहार क्या दिया था, लकड़ी का एक बाघ दिया था राजा ने, और उसी बाघ से राजा की मौत हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। अगली कहानी में या तो हम कोई ट्रांसलेट देखेंगे या हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, जैसे जैसे हमें समय मिलेगा उस समय के अनुकूल आपकी 12वीं क्लास की मैं क्लासें अपलोड करता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हमारी लाइव क्लास अच्छी चलेगी, और इस वीडियो में हम थोड़ी क्लासें चढ़ाने वाले हैं, ताकि हमारे चैनल में, यानी इस चैनल में हम थोड़ी क्लासें चढ़ाएंगे ताकि हमारा चैनल है किसी प्रकार की कोई समस्या में न जाए, जिस प्रकार से पुराने वाला चैनल चला गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। फिर हम नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।